बस नरेश कौशिक, ये जो चीन ने जो 6 युद्धपोत तैनात किए हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मुझे लगता है ये जो है एक सांकेतिक ये जेस्चर है, और इसका कोई ये जैसे ये अपने को बड़ी पावर दिखाना चाहता है, और ये मुझे नहीं लगता कि चीन का इरादा इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपने को एक्टिव करने का है, यानी इस लड़ाई में किसी भी तरह से भागीदार होने का है, क्योंकि चीन का इतिहास ऐसा नहीं बताता। लेकिन चीन इस समय अपने को अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल मानता है, क्योंकि रूस तो अब बुझी हुई ताकत है। रूस तो यूक्रेन के बाद तो ये माना जाता है कि अब वो कोई सुपर पावर तो वो पहले ही नहीं था, नहीं रहा था सोवियत यूनियन टूटने के बाद में, और उसके बाद तो उसकी जो क्षमता है धीरे धीरे घटी है, और यूक्रेन के बाद और घटी है। तो इस समय जो अमेरिका का जो दूसरा राइवल है और जिसको आप महाशक्ति के रूप में देखते हैं, वो चीन है। तो चीन अपने को ये दिखाना चाहता है कि वो भी इस समय किसी से कम नहीं है, और वो दरअसल जो अरब जगत है, फिलिस्तीनियों को ये संदेश देना चाहता है कि हम भी आपकी रक्षा में खड़े हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो किसी तरह से भाग लेगा, लेकिन ये इससे एक खतरा जरूर हो सकता है कि कोई भी बड़ी लड़ाई किसी छोटी चिंगारी से शुरू होती है। अगर कहीं इधर उधर कोई चिंगारी में आ गया तो फिर चीन के लिए अपने को निकालना बहुत मुश्किल होगा। आपने कहा सांकेतिक है, लेकिन 6 युद्धपोत ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। और उधर उस बीच में रूस का जो लड़ाकू विमान है उसको भी यहां तैनात किया गया। रूस और चीन जो अभी तक थोड़ी सी दूरी बना के रखे हुए थे और लगातार वो हमास के हमले की निंदा नहीं कर रहे थे, फिलिस्तीन के हित की बात कर रहे थे, इनका इस तरीके से मेडिटेरेनियन सी में तैनात होना क्या ये सिर्फ सांकेतिक है, या जैसा आपने इशारा किया कि इसके खतरे भी बढ़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि इजराइल एक सीमा के बाद अगर आगे बढ़ेगा या अमेरिका एक सीमा के बाद आगे बढ़ेगा तो रूस और चीन दोनों इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, बर्दाश्त कैसे नहीं करेंगे? वो तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो युद्ध में कूदेंगे, और मुझे नहीं लगता कि युद्ध में कूदने का इस समय किसी भी तरह का जज्बा इस समय चीन का या रूस तो अपने आप वैसे ही यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस तो किसी स्थिति में है ही नहीं। सिर्फ ये है कि उसके पास में आज भी दुनिया में सबसे पावरफुल जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका जैसे ही है, और रूस तो कहता है कि उसके पास अमेरिका से भी बेहतर जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वही उसका एक तरह से रक्षा कवच है। वो उसको तभी इस्तेमाल करेगा जब रूस पर सीधे हमला होता है या उसके अपने अस्तित्व का खतरा है। तो रूस मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी तरह की दूसरी कोई और फ्रंट खोल सकता है। यूक्रेन में वो इस तरह से फंसा हुआ है। रही बात चीन की, चीन का अभी तक का जो इतिहास है वो अपने को दूर रखने का है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में। और सच बात यह है कि अगर आप देखें, चीन ने पूरी जो लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई जो की थी, वो वियतनाम के साथ की थी कोई 30 साल पहले। उसमें वो हार गया था, और जो है वियतनाम ने उसको काफी जो है शिकस्त दी थी, और चीन को हटना पड़ा था। ये जरूर है कि 1962 में भारत को उसने काफी रोंद दिया था, और उसके बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। तो लेकिन ये बात भी सही है कि चीन इस समय महाशक्ति है, और सामरिक रूप से चीन ने अपने को बहुत तैयार किया है। पिछले 10-15 साल में जब से उसकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हुई है, तब से उसने अपने जो है जितने भी सैनिक उपकरण हैं बहुत ज्यादा खरीदे हैं उसने, जो है बहुत सारे ये खरीदे हैं। तो लेकिन उसका अभी चीन ने कोई ये खबर जरूर मैंने देखी है, लेकिन इसका कोई चीन की तरफ से मैंने कोई बयान नहीं देखा कि इसका क्या मतलब है। उसका हो सकता है कि कमर्शियल, वो ये कहे कि वो इस अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो है उसने, अगर वो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे देता है कि हम ये फिलिस्तीनियों की मदद के लिए कर रहे हैं, तब इसका मतलब हमें सांकेतिक से ज्यादा निकालना चाहिए। बट नरेश जी, एक चीज और अभी है जिसमें मुझे लगता है कि मैं आपसे सवाल करूं, उसके बाद फिर मैं कमर आगा साहब के पास जाऊं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अब जो दक्षिण लेबनान का इलाका है, जहां पे हिजबुल्लाह से एक तरीके से काफी गहरा संघर्ष इस वक्त शुरू हो गया है। यानी एक तरफ
गाजा के अंदर एंट्री करने की कोशिश, वहां पे लगातार बमबारी, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह या दूसरा फ्रंट भी एक तरीके से खुल गया। इस बीच जो यमन की तरफ से जो हुती मिलिशिया ने जो जिस तरीके से मिसाइल दागे थे, जिसको अमेरिकन से इंटरसेप्ट किया था, तो 3 फ्रंट एक तरीके से खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जो युद्ध का थिएटर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इसको आपको दूसरी तरह से समझना होगा कि ये ईरान के इशारे पर हूथी रेबल्स को कौन सपोर्ट करता है यमन में? वो तो ईरान ही पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करता है, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, और उन्होंने काफी जो है सऊदी फौजों को काफी उसने नुकसान भी पहुंचाया, और कुछ जगह सऊदी अरब में भी उनके रॉकेट जाके गिरे। लेकिन ईरान के इशारे पर यह हो रहा है, और हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर ही कर रहा है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ्रंट खुल गया है, ये हम कह सकते हैं। असली फ्रंट मुझे जो लगता है खुलेगा तब जब ये ग्राउंड इन्वेजन होगा, जब इजराइल की सेना जो है पूरी तरह से वहां पर जो गाजा में पूरी तरह से अंदर घुस जाएगी, और कम से कम उनकी 1/3 सेना कम से कम अंदर चली जाएगी। तब ऐसा लगता है कि अगर ईरान ने इशारा किया तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से फिर जो है इस पर इजराइल के साथ उलझेगा, और तब इजराइल को 2 फ्रंट की लड़ाई ये झेलनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही ये थोड़े बहुत जो है एक दूसरे की तरफ हमले हो रहे हैं। आज भी जो है कुछ हमले जो है उन्होंने दक्षिणी लेबनान से दक्षिणी इजराइल पर हुए हैं। गाजा की तरफ से भी 2 ड्रोन आज दक्षिणी इजराइल में पड़े हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अभी फ्रंट खुल गया है, ये उसकी तैयारी है दोनों तरफ से। मुझे लगता है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह भी ये कह रहा है कि देखो, आप ज्यादा इसमें आप ग्राउंड इन्वेजन आपने किया, या ज्यादा इजरायली लोगों ने तहस नहस गाजा में और ज्यादा मचाई, तो हम उसमें कूद पड़ेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो कूद पड़े हैं। ये सिर्फ स्कर्मिशेस हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।